बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 13 दिसंबर है, दिन है हफ्ते का और साल 2025। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ मुतनाज़ा फ़ैसले किए गए हैं। उन मुतनाज़ा फ़ैसलों की तफसीलात आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। वैसे तो हम बात करते रहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, बहुत ज़्यादा दरारें पड़ चुकी हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर से मुखालिफ आवाज़ें उठती हैं, तो एक यूनिटी पीटीआई में नज़र नहीं आती। अब जो पीटीआई ने 2 फैसले किए हैं, उन फैसलों के बाद ये दरारें मज़ीद गहरी होने का इम्कान है। सबसे पहले तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ को अल्टीमेटम क्या दिया गया है। क्या उस अल्टीमेटम के बाद तहरीक इंसाफ अपने किबले को, अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर पाएगी? और फैज़ हमीद की कन्विक्शन के साथ साथ जो 14 साल की सज़ा मिलिट्री कोर्ट ने सुनाई है, जो फैज़ हमीद जजेस गैंग के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन की कार्रवाई की बात की जा रही है, इस हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं। उनकी तफसीलात पर भी आगे चल के आपके साथ हम बात करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इमरान खान ने सलमान अकबर राजा साहब को टास्क दिया और उस ज़िम्मेदारी को तफवीज़ किए जाने के बाद सलमान अकबर राजा साहब ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी थी, पॉलिटिकल कमेटी थी, उसको तहलील कर दिया था। अब वो पॉलिटिकल कमेटी तहलील करने के बाद जो नई सियासी कोर कमेटी तश्कील दी गई है, ये ख़बर रात भी हमने व्लॉग में डिस्कस की थी कि कमेटी में किस किस को शामिल किया गया है। अब ज़रा डेप्थ में इस कमेटी की तश्कील को देखते हैं। नाज़रीन, 23 मेंबरान की यह कमेटी बनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 23 अरकान, वैसे तो इसमें महमूद खान अचकज़ई भी हैं जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, राजा नासिर अब्बास भी हैं, उनका भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डायरेक्टली सियासी जमात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। इन दोनों को क्यों शामिल किया गया? उसकी वजह सिर्फ इतनी नज़र आती है कि चूंकि इमरान खान ने राजा नासिर अब्बास को, महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामज़द कर दिया है, तो वो भी अब पीटीआई के गर्दाने जा रहे हैं। पीटीआई के नॉमिनेटेड अपोजिशन लीडर हैं, तो इसलिए उनको सियासी कमेटी में, कोर कमेटी में शामिल किया गया है। लेकिन इस कमेटी में नाज़रीन आप देखें कि 4 से 5 ऐसे नाम हैं, जैसे उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, इसके साथ अहमद भच्चर साहब हैं, आलिया हमज़ा साहबा हैं, और भी कोई 1 आध 2 नाम होंगे जो कि सज़ा याफ्ता हैं, डिसक्वालीफाई कर गए हैं, इलेक्शन लड़ नहीं सकते। इलेक्शन लड़ के पार्लियामेंट का, सूबाई असम्बली का, कौमी असम्बली का, सेनेट के वो रुकन नहीं बन सकते। लेकिन पार्टी के लिए जो कोर कमेटी, सियासी कमेटी बनी है, उनमें इन 4 लोगों को भी शामिल किया गया है। अब नवाज शरीफ पे एतराज़ था कि वो डिसक्वालीफाई होने के बाद किंग मेकर नहीं बन सकते। यहाँ पे पीटीआई ने इन 4 लोगों को अपनी पॉलिटिकल कमेटी में शामिल करके किंग मेकर बना दिया है। यानी अपनी पुरानी बात से तहरीक इंसाफ का ये यू टर्न है। लेकिन इससे बढ़ के नाज़रीन, अब कमेटी में जो लोग शामिल किए गए हैं, उसके बाद कौन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे रहनुमा हैं जिन्हें इस कमेटी में शामिल नहीं किया गया? उसमें सबसे पहले आप देखें कि साबिक जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, अली मीन गंडापुर, उनको शामिल नहीं किया गया। जबकि कमेटी में साबिक जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली के, सेनेट के शिबली फराज साहब, उमर अयूब साहब, पंजाब असम्बली के अहमद खान भच्चर साहब, वो शामिल हैं। लेकिन साबिक वज़ीर आला अली मीन गंडापुर को कमेटी में शामिल नहीं किया गया। मिशाल यूसुफजई, वो तो बात समझ आती है कि राजा साहब की उनके साथ पर्सनल गरज है, इसलिए शामिल नहीं किया गया। अली मोहम्मद ख़ान हैं, सीनियर रहनुमा हैं, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। शहरियार अफरीदी, सीनियर रहनुमा, कैद काटी, कई महीनों तक जेल में रहे। अमजद खान न्याजी, तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए कुर्बानी दी। बैरिस्टर अली ज़फ़र मफाहमत की बात करते हैं, बातचीत, मुज़ाकरात की बात करते हैं, धीमे लहजे के साथ इमरान खान की रिहाई, इमरान खान की मतलब बेहतरी की बात करते हैं, रास्ता बनाना चाहते हैं। ओन अब्बास बिप्पी, आज़म सवाती, जो इमरान खान कहते हैं कि मेरे लिए आज़म सवाती ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उन्हें भी। जुल्फ़ी बुखारी, शाह फरमान, आरिफ अलवी, इन तमाम 11 के 11 रहनुमाओं को अपनी पार्टी की कोर कमेटी से दूर रखा गया है, कोर कमेटी में शामिल नहीं किया गया। अब ये जो 11 विकटें हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद अपनी विकटें गिराई हैं।
और इन पार्टी रहनुमाओं को कोर कमेटी में शामिल ना करना, नाज़रीन इससे ये तासुर जाता है कि ये इख्तलाफात की बुनियाद पे मोस्टली ये जो लोग शामिल नहीं किए गए, इनके साथ पर्सनल इख्तलाफात या मुखालिफ आवाज़ें होने की वजह से इन्हें इस कमेटी में शामिल नहीं किया गया। अब जो लोग कमेटी में शामिल हुए हैं उनसे ये नाम तो बड़े हैवी वेट हैं। अली मीन गंडापुर का ले लें, अली मोहम्मद ख़ान का ले लें, शहरियार अफरीदी का ले लें, अली ज़फ़र साहब का ले लें, आज़म सवाती साहब का ले लें, आरिफ अलवी साहब का ले लें, शाह फरमान का ले लें। आखिर इनको क्यों नहीं शामिल किया गया? ऐसा लगता है नाज़रीन ये जो फैसला है, जो नई कोर कमेटी तश्कील दी गई है, इनमें ये जो नाम एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, अपनी विकटें खुद गिराई गई हैं, अपने खिलाड़ियों को खुद क्लीन बोर्ड किया गया है, ये आगे चल के जो इख्तलाफात की खलीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, ये इख्तलाफात की खलीज जो है मज़ीद गहरी हो जाएगी। और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला करती है, ये फैसले पार्टी के उल्टे गले पड़ जाते हैं। अब आप देखें ना कि जो इंडियन मीडिया की तरफ से एक प्रोपोगंडा किया गया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो अशकाबाद तुर्कमानिस्तान का जो विज़िट किया, उस पर इंडियन मीडिया का जो प्रोपोगंडा था, आल्दो के बाद में जो आरटी रशिया का जो मतलब जो मीडिया था, जिसको फिर आगे फॉलो किया आरटी इंडिया ने, उन्होंने वीडियो डिलीट कर दी, क्योंकि जो हकीकत थी कि प्राइम मिनिस्टर की पुतिन के साथ मुलाकात हुई, उर्दवान के साथ हुई और बड़े अच्छे माहौल में गपशप हुई। और उन मुलाकातों में उन फुटेजेस से देख के लगता है कि जो मरकज़ निगाह हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से, पीटीआई ऑफिशियल से वो प्रोपेगेंडा जो है वो रात गए, उसको जो है वो वायरल किया जाता रहा, उसको फैलाया जाता रहा। तो यहाँ पर भी देखने पे तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ इंडियन साजिश को आगे प्रमोट कर रही है, उस पर प्रोपेगेंडा कर रही है। दूसरी तरफ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कभी माजी में जिसे कभी फंडिंग का इशू नहीं होता था, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रीजनल सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी तरफ से बाकायदा तौर पे ख़त लिखा गया है पार्टी के अरकान को, जो अरकान सूबाई असम्बली हैं, जो अरकान कौमी असम्बली हैं, जो अरकान सेनेट असम्बली हैं, कि आप अपनी तनख्वाह में से हर माह 50,000 रुपया पार्टी फंड में देंगे। अब उनसे फंडिंग जो है वो मांगी गई है, उनसे माली मुआवनत मांगी गई है, और साथ में कहा गया कि 72 घंटों के अंदर आप ये पेमेंट जमा करवाएंगे। यानी ये हालत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आ गई है, जिसे कभी फंडिंग का कभी इशू नहीं हुआ। हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बतौर सियासी जमात जो ख़जाना होता था, ख़जाना भरा रहता था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी एक्टिविटीज़ चलाने के लिए, सियासी सरगर्मियाँ करने के लिए, अच्छा सियासी सरगर्मियों पे भी सवाल हो सकता है भाई कौन सी सियासी गर्मियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, लेकिन चलें उस डेप्थ में नहीं जा रहे। अब उसको अपने पार्टी के लोगों से जो है वो माली मुआवनत तलब करना पड़ी है। भाई पार्टी के अरकान से क्यों, उसके अलावा भी तो बड़े बड़े लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं, उनसे फंडिंग क्यों नहीं लेनी आपने। और कभी ज़माना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बड़ी बड़ी ATMs थी, जहांगीर तरीन जैसी, अलीम ख़ान जैसी। आज वक्त देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वक्त ने कहाँ ला खड़ा किया है। और फैज़ हमीद की सज़ा के बाद तो वाज़े तौर पे ये पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया है, अल्टीमेटम दिया गया है कि मनफी सियासत को अब आप तर्क कर दें, अब आप तामीरी सियासत करें। फैज़ हमीद को सज़ा हो चुकी है, तहरीक इंसाफ से कहा गया है कि अब कोई आपके लिए फैज़ हमीद नहीं बचा जिससे आप फैज़याब हो सकते हैं। और तहरीक इंसाफ को हुकूमत की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये पैगाम मिल रहा है कि आप अपनी सफ़ों को दुरुस्त करें, अपना किबला दुरुस्त करें, गैर मशरूत तौर पे मनफी सियासत को तर्क करके तामीरी सियासत की तरफ आएँ, मफाहमत की सियासत की तरफ आएँ। अब फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने करना है, लेकिन बज़ाहिर तो जो रात गई ये प्रोपेगेंडा जो इंडियन मीडिया का तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से जो स्प्रेड होता रहा, जिसको वायरल किया जाता रहा, उसके बाद तो नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मफाहमत, बातचीत या चीज़ों को सुधारना चाहती है, मामलात को, मसाइल को हल करना चाहती है। अब फैज़ हमीद साहब की सज़ा के बाद जो अगली बात हो रही है वो ये है कि जो फैज़ हमीद के जो जजेस गैंग थे, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा। तो नाज़रीन, जजेस गैंग के खिलाफ क्रैकडाउन और कार्रवाई जो है वो ज़ोर पकड़ रही है। कैसे ज़ोर पकड़ रही है? एक तो नाज़रीन कानूनी नुक्ता ये है कि फैज़ हमीद साहब जब रिटायर हुए, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। जब आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बन गए, वो नहीं रहे, अफवाज पाकिस्तान के साथ मुंसलिक नहीं रहे, रिज़ाइन कर गए। लेकिन एक कानून साजी 2023 में की गई,
उस कानून साजी की रिक्वायरमेंट ये थी कि कोई भी अगर आला ओहदे से, जैसे DJISI के ओहदे से मिसाल के तौर पे रिटायर होता है, तो वो 5 साल तक जो है वो सियासी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो सियासी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएगा। 5 साल की पाबंदी थी कि आपने अपने आप को लिमिटेड रखना है। उसकी वजह यह थी कि जो ऑफिशियल जो सीक्रेट्स हैं वो लीक ना हो। एक ये वजह भी हो सकती है कि ऑफिशियल सीक्रेट लीक ना हो, और भी ढेर सारी वजूहत हो सकती हैं। लेकिन फैज़ हमीद साहब जिन्हें सर्विस के दौरान भी ख़बरदार किया गया, क्योंकि वो सियासी राब्ते कर रहे थे सर्विस के दौरान, जब कोर कमांडर पेशावर थे, कोर कमांडर बहावलपुर थे, उस वक्त भी उनको ख़बरदार किया गया, रिटायरमेंट के बाद भी उनको ख़बरदार किया गया। लेकिन वार्निंग देने के बावजूद फैज़ हमीद साहब अपनी धुन में मगन थे। मुबैना तौर पे जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनके राब्ते रहे। अब बात की जा रही है कि फैज़ हमीद जो है वो गवाही देंगे इमरान खान के ख़िलाफ़। ना सिर्फ गवाही देंगे बल्कि शवाहिद भी देंगे। अब फैज़ हमीद गवाही देते हैं, फैज़ हमीद शवाहिद देते हैं, नहीं देते, लेकिन उसके हट से हट के नाज़रीन कि फैज़ हमीद की क्या गवाही होगी, फैज़ हमीद क्या सबूत 9 मई से मुतल्लिक इमरान खान के खिलाफ फ्राहम करेंगे, उससे हट के बहुत सारा मवाद मौजूद है। ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पे ऐसे गवाहियाँ मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे तहरीरी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो इट्सल्फ जो है वो बहुत बड़े एविडेंस हैं, बहुत ज़्यादा सबूत हैं, जिसमें सियासी लोग भी हैं, जिसमें गैर सियासी लोग भी हैं। अब सियासी लोगों में जो प्रोमिनेंट शख्सियात आती हैं उसमें ज़्यादातर का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और जो गैर सियासी शख्सियात हैं उनमें हो सकता है कि अफवाज पाकिस्तान से भी लोग हों। और जहाँ तक गिरफ्तारियों की बात की जाती है तो हो सकता है तमाम लोग ऑलरेडी सर्कल हो चुके हों, तमाम लोग ऑलरेडी जो है वो कस्टडी में आ चुके हों। लेकिन एक बात जो क्लैरिटी के साथ है कि जब फैज़ हमीद की बात की जाती है तो फैज़ हमीद के साथ, जैसे कि फैसल वाडर साहब ने कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में जो भी इस मुल्क के साथ खेल खेलते रहे कलम के ज़रिए, साजिशों के ज़रिए, उसमें व्लॉगर्स थे, उसमें जजेस थे, जो फैज़ हमीद गैंग का हिस्सा थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, कोई बच नहीं पाएगा। तो ये जो बार बार बात होती है, नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था, नून लीग के लोगों ने भी कहा कि जो पनामा वाले जजेस थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब फैज़ हमीद की इस कन्विक्शन के बाद जो 9 मई का इंक्वायरी उनके खिलाफ चलेगा या इंक्वायरी उनके खिलाफ चलेगी, वो कभी वो पठानों वाली रूह भी ज़िंदा हो जाती है, तो डेफिनेटली उसके बाद अब सोशल मीडिया पे जो बात की जा रही है वो ये है कि फैज़ हमीद के जो जजेस गैंग के जो लोग थे, यानी जो जजेस थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, उनको भी कटहरे में लाया जाए। और ओपनली नाम लिए गए हैं कि साकिब निसार गैंग के जो जजेस हैं वो रिटायर हो गए हैं, सर्विस में हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अतर मिनल्ला साहब का नाम लिया, फैसल वाडा ने नाम लिया कि अतर मिनल्ला गैंग के जो जजेस हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और सोशल मीडिया पे इन जजेस के खिलाफ नाम लेके इनके खिलाफ कार्रवाई की जो बात है वो ज़ोर पकड़ती जा रही है कि क्यों सिर्फ फैज़ हमीद, क्यों फैज़ हमीद जिनसे सब कुछ करवा रहा था, उसमें अगर सियासतदान थे, उसमें अगर मीडिया के लोग थे, उसमें अगर व्लॉगर्स थे, उसमें अगर जजेस थे, सबके खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। और ये डिमांड, जैसे मैंने कहा, कि सोशल मीडिया पे बड़ी ज़ोर पकड़ रही है, और फैसल वाडा साहब भी इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और वाइब्स भी कुछ इस तरह की हैं कि सबके खिलाफ कार्रवाई हो गई। ख़ास तौर पे जहाँ तक गवाही और शहादतों की बात है, कहा जाता है ना कि आइंदा आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियाँ होंगी, तो जो मुतलका शहादतों वाले लोग हैं, जो एविडेंस वाले लोग हैं, जो कि फैज़ हमीद साहब के लेफ़्ट राइट थे, ये बातें तो पहले हो चुकी हैं, कही जा चुकी हैं, बताई जा चुकी हैं कि वो ऑलरेडी कस्टडी में हैं, महफूज कस्टडी में हैं, और वो गवाहियाँ दे रहे हैं और वो गवाहियाँ देंगे भी, शवाहिद भी फ्राहम करेंगे। और कुछ चीज़ें तो कहा जाता है कि फैज़ हमीद साहब से भी बहुत सारी चीज़ें रिकवर हुई हैं। तो देखते हैं, बहरहाल ये जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही, और तहरीक इंसाफ को जैसे अल्टीमेटम दिया गया है कि मनफी सियासत को तर्क करके तमीरी सियासत की तरफ आएँ, तो ये पैगाम, ये अल्टीमेटम तहरीक इंसाफ के लिए ये है कि आप माजरत करें, आप मफामत करें, माफ़ी मांगें। अदरवाइज़ आइंदा आने वाले दिनों में जब चीज़ें और ख़राब होंगी, तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल होंगी, तो फिर जो चीज़ अभी कही जा रही है शायद ये भी तहरीक इंसाफ के लिए दस्तयाब या अवेलेबल ना रहे। बाकी जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा होता रहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के बेटे ने 2
बच्चियों को जो है वो गाड़ी के नीचे कुचल दिया, वो जाँ बहक हो गई। तो जज साहब के बेटे की तो सुलह होगी दोनों मुतासरा फैमिलीज़ के ख़ानदानों के साथ। उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी दे दिया गया अदालत में आके, शाइस्ता कुंडी साहब की अदालत में। अब जो वर्सा की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया और मुलज़म जो थे अबू ज़र रैकी, उनको ज़मानत पर रिहा किया गया, उस अदालती कार्रवाई का ऑर्डर जारी कर दिया गया जिसमें यह लिखा गया है कि वर्सा ने मुलज़म को माफ़ कर दिया है। वर्सा मतलब एक खातून के जो भाई हैं जो कि जाँ बहक हुई, अदनान तजम्मल ने, दूसरी जो बच्ची थी उसके वालिद ग़ुलाम मेहंदी ने आके बयान दिया, बयान हल्फी दिया और उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पे कहा गया कि हमारी चूँकि कंप्रोमाइज़ हो चुका है, सुलह हो चुकी है, अदालत अगर मुलज़म को ज़मानत पे रिहा कर दे, मुलज़म को बरी कर दे तो हमारी तरफ से कोई एतराज़ नहीं होगा, हम कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं। ये 6 दिसंबर की अदालती कार्रवाई का ऑर्डर जो है आज मंजर आम पे आया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।